मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और मैं आपके समक्ष डॉक्टर सुनीता वर्मा। आशा है आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और उसी कड़ी में मैंने बीए थर्ड ईयर के जो बच्चों के लिए थर्ड पेपर यानी प्रयोजन मूलक जो हिंदी का पेपर है, उसके मैंने कुछ प्रश्न और उसके 4 ऑप्शन दिए हैं। हो सकता है थोड़ा सा कहीं कहीं ऑप्शन में हमें फेरबदल करना पड़े, तो आप देख लेंगे उसको। व्याख्या समेत हम आपको बताने जा रहे हैं, ताकि जिन बच्चों ने ना पढ़ा हो इससे पहले, ना ही क्लास अटेंड किया हो, लेकिन उनकी समझ में आ जाएगा। तो पहला प्रश्न है बच्चों, प्रयोजन मूलक हिंदी का पर्याय क्या है? नहीं है। तो प्रयोजन मूलक, इसका उल्टे में अगर हम बात करें तो प्रयोजन मूलक हिंदी का पर्याय देखिए क्या क्या है। कामकाजी हिंदी को ही हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी तो है ही, और उद्देश्य परक हिंदी को भी हम प्रयोजन मूलक कहते हैं। और यहाँ पर हमें उत्तर नहीं के परिप्रेक्ष्य में देना है, तो इसका उत्तर होगा वार्तालापी हिंदी। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप इनमें से कौन सा नहीं है? तो 3 रूप दिए हैं, 3 में से जो नहीं है वो हमें बताना है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप पहला सृजनात्मक भाषा के रूप में तो है, क्योंकि हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। रचनात्मक भाषा की बात करें तो प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप रचनात्मक भाषा भी है। और व्यापारिक भाषा के रूप में बात करें तो व्यापारिक भाषा भी प्रयोजन मूलक हिंदी का एक रूप है, लेकिन संवैधानिक जो भाषा होती है वो अलग रहती है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा संवैधानिक भाषा। अगला है, हिंदी के प्रकार नहीं है। देखिए कौन सा प्रकार हिंदी का नहीं है, वो किसी अन्य भाषा का भी हो सकता है। जैसे राज्य भाषा हिंदी, राज्य भाषा का प्रकार भी है। दूसरा है आपका राष्ट्रभाषा, तीसरा आपके विकल्प में है मानक भाषा, और चौथा है संपर्क भाषा। तो बच्चों, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, ये तीनों ही हिंदी की भाषाओं का एक प्रकार है, परंतु जो मानक भाषा है वो संवैधानिक भाषा के अंतर्गत आ जाती है, इसलिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा मानक भाषा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो हमारे समक्ष आता है वो है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा मिला है वो संविधान के अनुच्छेद 343 में, माने हिंदी को भाषा का दर्जा है, राजभाषा तो नहीं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाषा का दर्जा, राज हटा दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। भाषा का दर्जा जो मिला है हमें, ठीक है, संवैधानिक अधिकार जो प्राप्त हुआ है हिंदी को, तो वो 343 के अंतर्गत है। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। तो जो राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है, आप सभी जानते हैं कि अधिकांश भूभाग पर बोली जाने वाली जो भाषा होती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है, और उसी आधार पर हिंदी हमारी आज देश की राष्ट्रभाषा बनी हुई है, क्योंकि हिंदी भारत के अधिक से अधिक भूभाग पर बोली जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भूभाग के आधार पर। फिर अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय कब तक अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य किया गया? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत में अंग्रेज़ों का राज था, और शासन का और प्रशासन का सारा कार्य अंग्रेजी में चल रहा था। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद सबसे पहले प्रश्न ये उठाया गया कि अगर हम देश का कानून बनाते हैं तो वो किस भाषा में होगा, वो उस देश की भाषा होना चाहिए। तब ये राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का नाम आया, उसे अनुच्छेद में स्थान प्राप्त किया गया और इस संदर्भ में कार्य किए गए। लेकिन ये जो सरकारी कामकाज में जो आने वाली भाषा थी यानी राजभाषा, वो राजभाषा के लिए वो पहले से चूँकि अंग्रेजी का काम चल रहा था, अंग्रेजी भाषा में वो काम चल रहा था, तो ये तय किया गया कि आगामी आने वाले अगले 15 वर्ष जो आएंगे यानी 1965 आते आते जो राजभाषा के साथ जो अंग्रेजी भाषा चल रही है, अंग्रेजी भाषा का काम जो शासन और प्रशासन में चल रहा है, वो अंग्रेजी भाषा का हट करके वो पूरी जो जगह थी वो पूरी हिंदी ले लेगी। तो ये तय किया गया कि 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य रहेगा, इसके बाद उसको धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे।
लेकिन आज भी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आज भी अंग्रेजी हट नहीं पाई है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब जो सरकारी कागज़ रहते हैं वो हिंदी में भी रहते हैं और इंग्लिश में भी रहते हैं। जैसे हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में पूरे भारत की आ जाती है ना एक जगह, तो वहाँ पे हिंदी में भी मिलेगा आपको और इंग्लिश में भी मिलेगा, दोनों भाषाओं का प्रयोग होता है, यही कारण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए जो विधेयक पेश किया गया वो कब पेश किया गया? तो वो विधेयक 13 अप्रैल 1963 को पेश किया गया। विकल्प तो इसमें दिए 15 अप्रैल 1960, 15 अप्रैल 1963 और 13 अप्रैल 1960। तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1963 को ये विधेयक पास किया गया। अगला प्रश्न है, प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषताएं नहीं है, तो देखिए हमें बताना है इसमें से क्या नहीं है। तो पहला विकल्प है वैज्ञानिकता, दूसरा है भाषिक विशिष्टता, तीसरा अनुप्रयोगिता। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि हिंदी भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है। और दूसरे विकल्प की बात करें भाषिक विशिष्टता, तो भाषिक विशिष्टता भी इसकी एक विशेषता है, क्वालिटी है। तीसरा है अनुप्रयोगिता, तो अनुप्रयोगिता के हिसाब से भी हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग होता है, जैसे हम पत्र आदि में करते हैं, सरकारी पत्रों में करते हैं ना, लेन देन में जो भी शासन प्रशासन के कार्यों में जो हम प्रयोग करते हैं वो सभी हमारी प्रयोजन मूलक हिंदी है और उसकी विशेषता है। परंतु अगर नहीं है तो वो है निष्फलता। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संपर्क भाषा का तात्पर्य है। देखिए क्या है संपर्क भाषा का तात्पर्य? पहले दिया सामान्य लोक बोली, फिर दिया सामान्य भाषा, मातृभाषा या नन ऑफ दीज। संपर्क भाषा दो ऐसे लोगों में होती है जो आपस में बिना किसी औपचारिकता बस झिझक बस आपस में बात किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि हम ले लें तो घर से बाहर हम लोग जब निकलते हैं या प्रोफेशनल रूप में किसी से बात करते हैं तो एक हम लोग ना एक स्टैंडर्ड भाषा में बात करते हैं कि जिसमें आपकी बोली उपभाषा और भाषाएं सभी आ जाती हैं एक नॉर्मल वे में। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसमें, और अगर मैं संपर्क भाषा में बात करूँ तो मेरे जो संपर्की है, यानी जैसे मैं बुंदेलखंड की रहने वाली हूँ और कोई अगर बुंदेली आ जाता है तो मैं उससे अपनी जो लोकल बोली है ना, मेरी लोक बोली हम कहेंगे उसे, लोकल बोली भी कह सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में लोक बोली भी। तो हम क्या करेंगे, वो लोक बोली में आपस में बात करने लगेंगे। जो सहजपूर्ण हम सुगमतापूर्ण सहजतापूर्ण हम जिस भाषा में बात करते हैं वो हमारी संपर्क भाषा होती है। ठीक है बच्चों, तो वो लोक बोली के अंतर्गत आएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा लोक बोली। अगला प्रश्न है, आज की संवैधानिक स्थिति में हिंदी को कौन सा पद प्राप्त है? तो देखिए जो संवैधानिक स्थिति है, संविधान में जो स्थिति है उसमें हिंदी को कौन सा पद प्राप्त है? माध्यम भाषा हिंदी को प्राप्त है, या सृजनात्मक भाषा के रूप में, या राष्ट्रभाषा के रूप में, या राजभाषा के रूप में? तो हम बता दें आपको, सभी जानते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा लिखित में अभी तक नहीं हुई है बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात का। हमें राजभाषा लिखित में मिली है, यानी संवैधानिक स्थिति में, यानी जो संविधान हमारा बना है इस संविधान के अंतर्गत जो है वो भाषा हमें जो मिलती है वो किस में मिलती है? हमें राजभाषा के रूप में मिलती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आपको किसी तरह की कोई कठिनाई हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, या आप और भी कुछ जानना चाह रहे हैं, वैसे तो मेरी कोशिश ये है कि मैंने जितने भी विकल्प दिए उन विकल्पों को भी मैं आपके सामने दोहराती जाऊँ, बताती जाऊँ, ताकि आपका वो टॉपिक क्लियर होता जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहला यूनिट है बच्चों आपका, जो है ना कामकाजी हिंदी, ये 3rd का, और इसको आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इन्हीं में से आएंगे प्रश्न और कहीं से नहीं आएंगे। देखिए फिर है, संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान में कुल 14 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में राज्यों की राजभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो भारत में राज्यों की जो राजभाषा का वर्णन है वो अनुच्छेद 345 में मिलता है। ठीक है, राजभाषा का जो वर्णन है, राजभाषा के विषय में जो पूरा विस्तृत वर्णन किया गया है वो 345 में मिलता है, 345 अनुच्छेद में। आगे बढ़ते हैं हम। सर्वप्रथम राजभाषा का गठन कब किया गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
तो जो राजभाषा है उसका कब गठन किया गया है, तो 5 जून 1935 को किया गया, या 5 जून 1965 को किया गया, अथवा 7 जून 1955 को किया गया, या 13 अप्रैल 1963 को किया गया। तो ये बच्चों 7 जून 1955 को राजभाषा का गठन किया गया है। अगला है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ऐसा जो वर्णन मिलता है वो हमें कहाँ मिलता है, वो हमें बच्चों अनुच्छेद 343 में मिलता है। जो अभी इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया था मैंने आगे, जिसमें अनुच्छेद 343 का मैंने डिटेल समझाया था, जिसमें राजभाषा की जगह मैंने राज कटवाया था, यानी हिंदी भाषा का करवाया था। और ये प्रश्न लगभग दोनों एक ही है, मतलब दोनों के थोड़े स्वरूप में अंतर है। अगला प्रश्न है, संचार भाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो देखिए, आपकी इसी यूनिट के अंतर्गत आपकी संचार भाषा, माध्यम भाषा, मातृभाषा, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा सभी भाषाएं हैं, और सभी से मैंने एक एक दो प्रश्न अवश्य बनाए हैं ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए। तो संचार भाषा को अंग्रेजी में कहते हैं हम मीडिया। ठीक है, मीडिया को क्या कहते हैं हम, संचार भाषा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका बी। बल्कि इसमें विकल्प तो दिया, तकनीकी भाषा, मास कम्युनिकेशन, नन ऑफ दिस। तकनीकी भाषा टेक्नोलॉजी वाली भाषा होती है, वो यहाँ नहीं होगी संचार भाषा में। मास कम्युनिकेशन, यानी मास कम्युनिकेशन तो होता है बहुत से लोगों का समूह जब कम्युनिकेट करता है, ठीक है, उसको कहेंगे। तो यहाँ पर संचार भाषा को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, मीडिया कहते हैं। अगले चलते हैं प्रश्न की ओर बच्चों। तो अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में संचार माध्यम का सबसे सशक्त साधन कौन सा है। तो अगर हम आधुनिक युग की बात करते हैं तो संचार माध्यम का सबसे सशक्त साधन जो मिलता है हमें और आपको दिखाई दे रहा है, और हम और आप जिस साधन से यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं, मैं कॉलेज से दूर हूँ, आप अपने घर में बैठे हैं, मैं अपने घर में बैठी हूँ, फिर भी आपको ये उपलब्ध जो मैं करा रही हूँ वो मोबाइल के द्वारा है। तो इसमें संचार माध्यम का सबसे बड़ा सशक्त साधन आपका इस समय मोबाइल ही है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा एवं तकनीकी क्षेत्र में सर्वाधिक मुख्य भूमिका का निर्वहन कौन सी भाषा करती है। जो शिक्षा का क्षेत्र है और जो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र यानी तकनीकी का क्षेत्र है, उसमें अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा जो भूमिका मुख्य निभाती है वो कौन सी भाषा है। तो देखो, मातृभाषा तो अपने माँ के आसपास और घरवाली हो गई, राजभाषा हो गई जो सरकारी कामकाज में जो आती है, ठीक है। राष्ट्रभाषा का एक अलग स्वरूप हो गया, वो संपूर्ण देश को देखते हुए। तो इसमें कौन सा उत्तर आएगा आपका, माध्यम भाषा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना बच्चों। अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप बता दीजिएगा मुझे। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति को सहजता के रूप में सुलभ कराती है। तो देखिए, अभिव्यक्ति जो होती है, अभिव्यक्ति हमें आज़ादी देती है ना बोलने की। अभिव्यक्ति हमें जो मन में आया हमने उसे बोल दिया, तो वो जो सहजतापूर्ण सुलभ कराती है, ऐसी कौन सी भाषा है जो सहज मतलब हमें सोचना नहीं पड़ता और वो सब कुछ हमें उपलब्ध करा देती है, यानी हम उस भाषा में सब कह देते हैं अपने मन की अभिव्यक्ति। तो वो है बच्चों मातृभाषा। देखिए, माध्यम भाषा में भी आप एक कम्युनिकेशन से दूसरे उसमें वो बात करेंगे तो उसमें तकनीकी क्षेत्र का सहारा लेंगे, वो बोलेगा, दूसरा व्यक्ति आप सुनेंगे, फिर उसका उत्तर देंगे। तो अभिव्यक्ति को सहजता नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रभाषा आएगा ही नहीं, राजभाषा भी अलग है, इसलिए इसका उत्तर होगा आपका मातृभाषा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, दैनिक व्यवहार आवश्यक विभागों में काम आने वाली हिंदी क्या कहलाती है। जो दैनिक व्यवहार में ये ऑब्लिक लगा है बच्चों बीच में, अथवा, ठीक है, दैनिक व्यवहार अथवा जो आवश्यक विभाग हैं उस विभाग में जो काम आने वाली जो हिंदी होती है हम उसे क्या कहते हैं, तकनीकी हिंदी कहते हैं, पारिभाषिक हिंदी कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं, या कार्यालय हिंदी है। और आपका एक और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कुछ भी नहीं है। तो आपका इसका होगा उत्तर कार्यालय हिंदी। ठीक, अगला प्रश्न है, कार्यालय हिंदी के प्रकार नहीं हैं। देखिए, कार्यालय हिंदी के कौन से प्रकार नहीं है। मैंने इससे पहले आपको प्रयोजन मूलक हिंदी के पर्याय बताए थे। तो प्रयोजन मूलक हिंदी के पर्याय और कार्यालय हिंदी एक ही बात है। तो इनके प्रकार भी बहुत से हैं। तो उनमें से देखिए 3 प्रकार हैं आपके, और एक ऐसा प्रकार है जो नहीं है, जो कार्यालय हिंदी में
प्रयुक्त नहीं होता। समझ रहे हैं आप ना। तो व्यावसायिक हिंदी, अगर व्यवसाय से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं और पत्रों का हम लेखा जोखा करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो प्रयोग होती है वो कार्यालय हिंदी प्रयुक्त होती है। ठीक है। इसके बाद अगर हम तकनीकी हिंदी की बात करें तो टेक्नोलॉजी हिंदी भी हमारे कार्यालय में उस तरह से नहीं यूज होगी। और व्यवहारिक हिंदी तो व्यवहार में की जाने वाली हिंदी है। तो इसका सही उत्तर होगा साहित्यिक हिंदी। यानी जो साहित्यिक हिंदी है वो पत्रों में प्रयोग नहीं होती, कार्यालय हिंदी के प्रकारों में प्रयोग नहीं होती, बल्कि व्यवहारिक हिंदी भी होती है प्रयोग, व्यवहार करने वाली जो कुछ भाषा का वो रहता है वो। और तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कार्यालय हिंदी में होता है, और व्यावसायिक हिंदी भी कार्यालय हिंदी के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो साहित्यिक हिंदी है, अर्थात हम जो कार्यालय में पत्र लिखेंगे या किसी अधिकारी को पत्र लिखेंगे तो उसमें हम रस छंद अलंकार नहीं लिखेंगे। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका साहित्यिक हिंदी, सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे देश में द्विभाषिक पद्धति के विकास के परिप्रेक्ष्य में संशोधन कब हुआ? मतलब कहने का है कि जो हमारे देश में द्विभाषिक पद्धति का जो विकास हुआ, यानी दो भाषा रूपी पद्धति का विकास हुआ, जो मैंने आपको अभी इससे पिछले प्रश्नों में बताया है। कौन सी दो भाषा? अंग्रेजी और हिंदी। ठीक है। अंग्रेजी में कार्य होता था राजकाज का, राजभाषा का, और फिर इसके बाद जब आज़ादी के बाद हिंदी के लेके आए तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही कार्य हुआ ना। तो ये संशोधन जो इसके रूप में किया गया था, यानी जब विधेयक पेश किया गया था, कब किया गया था? 1963 को ही किया गया था ना, मैंने पिछले प्रश्न में बताया। तो इसमें परिप्रेक्ष्य में जब संशोधन की बात करेंगे हम पद्धति के विकास के परिप्रेक्ष्य में, तो वही प्रश्न है, उसको थोड़ा सा मैंने घुमा दिया है कि द्विभाषिक पद्धति के जो विकास है उसमें हमने उसका संशोधन कब हुआ, अर्थात उसका विधेयक कब पारित हुआ। तो आप इसको पिछले भी उसमें दे चुकी हैं और इसमें भी मैंने तो थोड़ा सा प्रश्न की कठिनाई को आपको बढ़ा दिया है। आपकी कठिनतम कठिनाई को हम बढ़ाएंगे प्रश्नों की, तो आपके परीक्षा में जो भी प्रश्न आएगा सीधा आएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा और आप उस प्रश्न का उत्तर लगा देंगे। इसलिए थोड़े से कठिनाई के स्तर को बढ़ाया है, ताकि आपको शब्द भी समझ में आए कि किस शब्द का क्या मतलब है। और आपके जो परीक्षा में अगर थोड़ी सी भी कठिन प्रश्न होंगे तो आप कर ले जाएंगे, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ये आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर मिला करके 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन आपके थर्ड पेपर के मिला के आएंगे, यानी थर्ड पेपर से अधिक प्रश्न और उत्तर आएंगे। इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। बाकी मैंने समझा दिया है, वीडियो को आप बार बार देख लीजिएगा तो आ जाएगा। और इसके अलावा जो आपके दोस्त हैं, जो आपकी बहनें हैं, जो भाई हैं, या जो भी स्टूडेंट हैं, उनके पास इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो आपका भी फ़ायदा होगा, प्लस आपके भाई बहनों का, आपके दोस्तों का भी होगा, क्योंकि अपने पास समय अधिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय हिंदी के क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, जो कार्यालय हिंदी है उसमें जो कार्य होता है, संक्षेपण भी उसमें काम करता है। ठीक है। पत्र लेखन का भी काम होता है, प्रारूपण का भी काम होता है। लेकिन कार्यालय हिंदी के रूप के क्षेत्र के रूप में हम बात करें तो इसमें ईमेल का काम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे प्रश्न का उत्तर आएगा ईमेल। तो इस प्रकार से मैंने आपको बच्चों आपका जो तृतीय प्रश्न पत्र है प्रयोजन मूलक हिंदी के बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्नों और उसके उत्तरों को कराया, और उसके रूपों को भी बदला, उसके स्वरूपों को भी बदला, भाषा को भी बदला। एक प्रश्न को कई बार घुमा करके भी जो है दिया, इसलिए कि किसी भी तरह से आपके समक्ष प्रश्न उत्तर आ जाए, किसी भी प्रकार का बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर आ जाए, और आपने अगर मेरा वीडियो देखा है, उसको सुना है, उसको समझा है और प्रश्नों को भी पढ़ा है, उसको देखा है, तो निश्चित रूप से आप आराम से कर लेंगे, आपसे कभी गलती नहीं होगी बच्चों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में और छात्र छात्राओं में जो भी आपके परिचित के सभी में शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं अगला जो वीडियो बना के तैयार कर लूँगी अगले प्रश्न उत्तर के लिए शीघ्र ही दूँगी। हो सकता है मैं कल ही दे दूँ, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रही हूँ, इसलिए कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का रिजल्ट अच्छा है। मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हूँ बच्चों तक, तो कम से कम वीडियो के जरिए मैं उनके भविष्य को संभाल सकूँ, ऐसी मेरी जो है आकांक्षा है। आप सभी का भविष्य उज्ज्वल हो। बहुत 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 शुभकामनाएं आपको। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा
अगर अच्छा लगा हो तो लिख दीजिएगा कि अच्छा लगा, और जो चाहते हैं तो वो भी बता दीजिएगा। धन्यवाद आप लोगों का।